बॉन्डिंग इन एलिमेंट्स का सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको एलिमेंट्री चीजें हमने बताई थी। एलिमेंट्री चीजें लाइक किस तरीके से एलिमेंट के अंदर जो एटॉमिक एंटिटी है, परमाणु वाले कण हैं, इनकी आपस में बॉन्डिंग कैसे होती। हमने आपको पिछले क्लास में इसके फर्स्ट पार्ट में यह बताया कि एटम एलिमेंट में कैसे कैसे रह सकते हैं। तो हमने आपको बताया एक आइसोलेटेड स्टेट में रह सकते हैं। एलिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ लाइक एटम्स। एलिमेंट जो है तत्व, वो संग्रह है किन चीजों के? एक समान, एक तरह के परमाणुओं के। अब वो परमाणु या तो क्या हो सकते हैं, फ्री स्टेट में हो सकते हैं, या फिर आपस में एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, बॉन्ड बना के रह सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमने बोला कि एलिमेंट में एटम्स आइसोलेटेड फॉर्म में रह सकते हैं, मतलब फ्री। वो किसी से बॉन्ड बनाया या नहीं, लेकिन उन परमाणुओं के बीच आपस में संपर्क के लिए, कांटेक्ट के लिए कौन सा फोर्स है? वैन डर वाल फोर्स। इसके एग्जाम्पल में कौन आया था? इनर्ट एंड नोबल गैसेज, जहां पर एटम्स कोई बॉन्ड तो नहीं बना रहा आपस में, लेकिन उन एटम्स और उन परमाणुओं के बीच में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर वैन डर वाल फोर्स काम कर रहा है, जो उन्हें एक जगह क्या कर रहा है? बांध रहा है, जमा किए हुए गैदर कर रहा है, या बल्क उनका बना पा रहा है। क्लियर था ये? ठीक है। सेकेंड हमने क्या लिया था? मॉलिक्यूलर स्टेट फॉर्म। मॉलिक्यूलर स्टेट फॉर्म में क्या हुआ था? हमने वो वाली चीजें काउंट करी थी जब एटम फ्री स्टेट में नहीं है, उसने एक दूसरे के साथ क्या बनाया है? बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाया है? कोवेलेंट बॉन्ड। और कितने एटम ने मिलकर बनाया है? 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन एक निश्चित संख्या होगी। 8 हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, 60 हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, सब चलेगा। डिपेंड करेगा एलिमेंट पर, उनके परमाणुओं पर। और लेकिन संख्या क्या होगी? निश्चित। और ये एटम्स जो मिलके बॉन्ड बना करके एक एंटिटी तैयार करेंगे, जो बॉडी तैयार करेंगे, उस बॉडी का नाम क्या होगा? मॉलिक्यूल। क्या नाम होगा? हिंदी में क्या बोलते हैं आप? अणु। तो परमाणुओं ने मिलके आपस में अणुओं का निर्माण किया। अणुओं के बीच में कौन से बल है, कौन सा फोर्स है? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये जो अब ढेर सारे अणु बन गए, एक एलिमेंट में एक तरह के अणु बने या अलग अलग तरह के? एक तरह के। ये जो अणु बने हैं आपस में, ये अब एक दूसरे से फ्री है या संपर्क में है, कांटेक्ट में? कांटेक्ट में। किस फोर्स से कांटेक्ट में? तो हमने बताया बेटा ये वैन डर वाल फोर्स से अभी भी कांटेक्ट में। तो सेकंड टाइप में लिखा, सम एटम्स गेट बॉन्डेड कोवैलेंटली टू फॉर्म मॉलिक्यूल, दैट इज एलिमेंट्स इज कलेक्शन ऑफ लाइक मॉलिक्यूल्स। और फिर हमने बोला इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? वीक वैन डर वाल। हमने एग्जांपल में लिखवाया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, व्हाइट फास्फोरस, ऐसे करके एग्जांपल्स करवाया। ठीक। तीसरा हमने आपको करके दिखाया कोवेलेंट क्रिस्टल स्टेट। क्या कहानी थी इसमें? एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड से ही फिर से जुटेंगे, लेकिन इस बार कुछ निश्चित संख्याएं नहीं होंगी उनकी, ये इन्फिनाइट होंगे, असंख्य होंगे संख्याओं में। और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग चेन, कभी ना समाप्त होने वाली एक चेन में ये कन्वर्ट कर जाएगी। और इस तरीके से ऐसे तत्व हमेशा और हर बार सॉलिड होंगे कि लिक्विड होंगे कि गैस होंगे? सॉलिड होंगे। किस बॉन्ड से ये परमाणु आपस में बने होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड से। हमने इसका नाम क्या दिया? कोवेलेंट सॉलिड। ये नेटवर्क है किसका? कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स का, जहां पर चेन कैसा है? ये हमेशा क्या होंगे? सॉलिड। और इसमें किस तरह के तत्व ज्यादातर आते हैं? मेटल या नॉन मेटल या मेटलवाइड? हमने बोला कि इसमें ज्यादातर मेटलवाइड्स आते हैं। ठीक है, आइए। मोस्टली मेटलवाइड्स, और कुछ कौन है? कुछ नॉन मेटल्स। कुछ नॉन मेटल में हमने एग्जांपल बोला, 3 ही याद रखो अभी। कौन कौन? कार्बन, ब्लैक फास्फोरस और रेड फास्फोरस। अभी 3 ही एग्जांपल याद रखनी। यहां पर वैन डर वाल फोर्स का एग्जिस्टेंस है या नहीं है? यहां पर वैन डर वाल फोर्स का एग्जिस्टेंस है या नहीं है? वैन डर वाल फोर्स कहीं नहीं है। ये बीच में हो सकता है, लेकिन उसके वजह से कोई मेरा
एलिमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा, वो होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, इसमें इनफिनाइट चेन। तो चलो मेटल वाइड और कौन आ गया इसमें, कुछ नॉन मेटल, ज्यादातर कौन है, मेटल वाइड। हमने एलिमेंट को आगे चल के मेटल वाइड वगैरह में बांटा भी है। हमने ग्रेफाइट को दिखाया कैसे नॉन टर्मिनेटिंग चेन है, हमने एक मेटल वाइड सिलिकॉन को दिखाया, हर एक सिलिकॉन 4 बॉन्ड अगला, 4 बॉन्ड अगला, 4 बॉन्ड इस तरफ फैलेगा। हमने आपको डायमंड को बताया इसी तरीके से ये भी हो रहा है। चलिए, इसके बाद हमने चौथा स्टेट बोला एलिमेंटल फॉर्म का। ये चौथा एलिमेंटल फॉर्म का स्टेट क्या है बेटा, मेटेलिक क्रिस्टल। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, मेटल्स के लिए। किसके लिए वैलिड है, अब मेटल में, धातुओं में उनके परमाणु किस तरह से रहते हैं, तो हमने समझाया आराम से, इसको बहुत अच्छे से हमने समझाया था। मेटल के पास जो ढेर सारे परमाणु हैं, या आपस में जिस बॉन्ड से बंधे हैं, हम उस बॉन्ड का नाम क्या देते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। मेटल में कौन बॉन्ड, मेटल में, धातु में जो उनके परमाणुओं के बीच का आपस का बंधन है, हमने उस बॉन्ड का नाम क्या दिया, मेटेलिक बॉन्ड। पहला पॉइंट। अब ये मेटेलिक बॉन्ड सर कैसा होता है, हमने सर 9th 10th में पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पर शेयरिंग होती है, साझा किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। सर हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड, जहां पर एक मेटल इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से लूज करता है और सामने वाला नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से गेन करता। तो ये परमानेंट लॉस और परमानेंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का खेल होता है। कौन बॉन्ड, आयोनिक। और कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग। सर ये कैसा बॉन्ड है मेटेलिक बॉन्ड, इसमें क्या होता है, तो हमने इसको एक्सप्लेन करना शुरू किया। सबसे पहला पॉइंट आपको ये बोला ध्यान से, मेटल के पास लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला पॉइंट बोला, यहीं से शुरू की थी कहानी। लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल के जो वैलेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ढीले से पकड़े होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं। उसके पीछे का भी रीजन है, क्यों मेटल के इलेक्ट्रॉन, छोटू स्टॉप, आप ही को कह रहे हैं, ठीक है। तो जो मेटल है, मेटल के पास क्यों लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि मेटल का साइज बड़ा, मेटल एटम का साइज क्या होता, बड़ा, उसके लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन का वही कारण। अगर आपको 9th 10th में थोड़ा ध्यान हो तो पीरियोडिक टेबल में साइज लेफ्ट की तरफ बढ़ती, याद है, और नीचे की तरफ बढ़ती है साइज। तो लेफ्ट और नीचे जाने पे साइज बड़ी होती, और लेफ्ट और नीचे जाने पर ही मेटल है। मेटल ऊपर है कि नीचे, नीचे, और राइट है कि लेफ्ट है, लेफ्ट। तो मेटल का साइज क्या है, बड़ा, इसलिए उनके वैलेंस बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लूजली हेल्ड। क्लियर है। अब इतने लूजली हेल्ड है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अगल बगल का न्यूक्लियस क्या करता, प्रभाव डालता। सभी एक दूसरे के न्यूक्लियस दूसरे के वैलेंस को क्या करना चाहते हैं, खींच के अपनी तरफ लाना चाहते हैं। इस चक्कर में किसी का भी वैलेंस उसके पास नहीं रहता, और वो पूरा वैलेंस क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर तैयार हो जाता नहीं। और उन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ये मेटल अब फिर से वापस पकड़ना भी चाह रहे। इस मेटल पर कौन चार्ज आ गया, थोड़ा सा प्लस, एग्जैक्ट प्लस की थोड़ा प्लस। क्यों, ये पूरा प्लस क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता, वहां से दूर होता। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाए या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और मेटल पर जो मेरा चार्ज आया, ये अब क्या कहलाया, मेटल या आयन, ना मेटल एटम ना आयन, ये अब नया चीज कहलाया लैटिस। क्या कहलाया था, आयन आप कब बोलते बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता, परमानेंटली लूज करता। क्या इसने इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली लूज किया है, इसीलिए आप इसे क्या नहीं कह सकते, आयन नहीं कह सकते। क्या है ये, लैटिस। लैटिस पर चार्ज है थोड़ा सा, कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव से ये किसे खींच रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन को। यहां पर एक कूलम्बिक चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स है, जिससे कौन से बॉन्ड का कैरेक्टर आया यहां पे, आयोनिक या कोवेलेंट, ना आयोनिक। चार्ज के कारण आने वाला जो बॉन्ड कैरेक्टर है वो कौन कैरेक्टर है, अरे कितना तो सिंपल है यार। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन होता। इसीलिए इसमें एक बॉन्ड का कैरेक्टर गुण आया, वो कौन गुण है, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड है या आयोनिक बॉन्ड का गुण है, हाँ कैरेक्टर है। पूरी आयोनिक बॉन्ड कब होती,
जब यहां थोड़ा प्लस होता कि पूरा प्लस, और यहां इलेक्ट्रॉन की जगह कौन होता, इलेक्ट्रॉन की जगह कौन होता, माइनस वाला आयन, नेगेटिव आयन। लेकिन नेगेटिव आयन की जगह पर कौन है, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव आयन की जगह पर कौन है, लैटिस। इसीलिए यहां आयोनिक बॉन्ड की जगह पर कौन है, आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर। अगला पॉइंट क्या बोला, जब फ्री इलेक्ट्रॉन को खींचने के चक्कर में लैटिस पास आते हैं तो उनके बीच एक क्या होती है, शेयरिंग। पास आने के बाद उनके बीच क्या होती है, शेयरिंग। और इस शेयरिंग से कौन से बॉन्ड का कैरेक्टर वहां पर डेवलप होता है, कौन से बॉन्ड का कैरेक्टर डेवलप होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर। कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर भी अब यहां पे आया और आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर भी अब यहां पे आया। अब ये कुल मिला के यही मेरा कौन बॉन्ड कहलाया, मेटेलिक, जहां पर दोनों बॉन्ड के कैरेक्टर है, दोनों कौन कौन, कोवेलेंट भी और दूसरा कौन, आयोनिक भी, दोनों बॉन्ड के कैरेक्टर। दोनों में से कोई बॉन्ड पूरा है। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर क्यों आया, ऑर्बिटल्स के क्लोज होने के कारण, एटम के क्लोज होने के कारण उनके बीच क्या हुई है, शेयरिंग। और आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर क्यों है, क्योंकि एटम ने इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजा, जिसके कारण उस पर कौन चार्ज आया, प्लस। और फ्री इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए वहां पर कौन फोर्स डेवलप हुआ, कौन सा बल डेवलप हुआ, कुलंबिक, जिससे कौन सा बॉन्ड का कैरेक्टर आया, आयोनिक। कुल मिला के ये बॉन्ड क्या कहलाया, मेटेलिक। हमने अगले पेज में समझाया, कुलंबिक एफर्ट ऑफ आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर, ये दिखाया हमने, बोलो ठीक है। हमने आपको इस तरह से ये बोला था कि एग्जिस्टेंस ऑफ वेंडरवॉल फोर्स यहां भी है या नहीं है, अरे यहां भी वेंडरवॉल फोर्स का एग्जिस्टेंस है या नहीं है, नहीं है, यहां भी वेंडरवॉल फोर्स का एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अब हमने आपको मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड पहले दिखा दिया था कि भाई कैसे ध्यान रखोगे। तो पीरियोडिक टेबल में मेटल्स मेटल वाइड के लेफ्ट है और राइट में कौन एलिमेंट है, नॉन मेटल। नॉन मेटल में कुछ एलिमेंट्स क्या है, गैसियस। लिक्विड में कौन है, एक, और सॉलिड में कितने हैं, 6, 1 2 3 4, सॉरी 4। और गैसियस कितने एलिमेंट निकले थे, 11। लिक्विड कितना निकला, 1। टोटल नॉन मेटल्स की संख्या कितनी थी, 16। तो 16 नॉन मेटल्स हैं, ये मेटलवाइड्स हैं और ये सब मेटल्स हैं। इधर के सारे एलिमेंट्स क्या है, सॉलिड, सॉलिड ना, मेटलवाइड भी सारे क्या है, सॉलिड। तो ये हमारा पॉइंट था। आइए इसके बाद हमने फाइनली लिखा, नॉन मेटल्स को लिख दिया यहां पे, नॉन मेटल्स कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन गैस है। अब चलिए हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। आइए, किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बोल लो। कितने लोगों ने जाके देखा था लेक्चर को, 1 2 3 4 5, बताइए। और आप लोगों को कहां जाना है, आईटी, वाह, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म। आतंकवादी बनोगे, वही वाला आईटी जाओगे। बेटा बोलता हूं, इधर से सुनते हो, इधर से निकालते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी बोल दो, कुछ भी समझा लो। तुम लोगों के लिए वीडियो बना देता हूं, वीडियो एडिट कर देता हूं, अपलोड कर देता हूं कि भाई देख लोगे, रिवाइज कर लोगे। नए नए फाउंडेशन के स्टूडेंट आए हो, किसी को अंग्रेजी समझने में दिक्कत होती है, किसी को एक बार में बातें समझ में नहीं आती है। कोई क्लास के बाद गया, पिछले क्लास में मेरे से कोई आके ऑफिस में मिला, कौन थे जी, सर समझ में कम आता, देखो एक गया था और आपके साथ एक और कोई गए थे ना। तो फिर 12th वाले 3 बच्चों से मिलवा दिया, तो उन लोगों ने बोला तो थोड़ी हिम्मत आई। हाँ, इसने बोला कि सर वो समझ में काफी कम आ रहा, पता नहीं आगे टिक पाएंगे या नहीं, 9th 10th में कुछ नहीं पढ़ा तो आगे अब पता नहीं क्या होगा। तो किसी से मिलवा दिया 12th वाले बच्चों से, बोला क्या शुरुआत में इसे समझ में नहीं आ रहा, आगे आएगा कि नहीं। तो उसने बोला कि भाई जो चीजें अभी सर पढ़ा रहे वो 20 बार पढ़ाएंगे, तो पहली बार में थोड़ा समझोगे, दूसरी बार में थोड़ा ज्यादा, तीसरी बार में यही समझाया गया ना, तो फाइनली तुम्हें याद हो जाएगा वो होते होते। तब इसे थोड़ा हिम्मत आया, ये आया। आप लोगों के साथ समस्याएं हैं, मैं बार बार आप लोगों की समस्याएं पॉइंट आउट कर देता हूं, लेकिन आप लोग अपनी समस्या को खुद भी रियलाइज नहीं करना चाहते। एक तो इंसान का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होना चाहिए कि उसे अपना माइनस पॉइंट पता होना चाहिए। अगर आप इंसान हैं तो आप में एक प्लस पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपको आपका माइनस पॉइंट पता होना चाहिए। लेकिन भैया हम काहे का इंसान है, हमें अपना माइनस पॉइंट पता ही नहीं है।
और कोई अगर पॉइंट आउट करके बता भी रहा है कि ये तुम्हारा माइनस पॉइंट है, इसी पॉइंट पर तुम्हें काम करना है, इधर से सुनना है, इधर से निकालना है, घर जाके रील देखना, भूल जाना है कि सर ने क्या बोला, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। हमने आपको सभी को बोल दिया था कि बेटा आपके क्लास की जो वीडियो होगी उसको एक बार पूरा देखना, बोला था। पूरा देखोगे तो क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले ये नौबत नहीं आती थी और ना जरूरत पड़ती थी। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे 10th तक कुछ तो सीख के आते थे। आप लोग तो सीधा YouTube से लॉन्च होकर के आ गए। एक अक्षर आता नहीं है, नंबर बाल्टी लोटा भर भर के लाते हो। जरा सोचो, इस बैच में बैठे हुए 94 और 95% वाले स्टूडेंट भी हो, CBSE वाले 96% वाले भी कोई हो, बिहार बोर्ड में बैठे हुए 90% लाए हुए भी हो ना बैठे हुए। जरा सोचो, बावजूद उसके क्या आपको एलिमेंट तक मालूम है? अब सोचो कहां से नंबर आया। केमिस्ट्री का C नहीं मालूम है, एलिमेंट पहला वर्ड नहीं पता है कि एलिमेंट में एटम्स कैसे होता, और आप अपने आप को कितने बड़े तुर्रम खान समझते होंगे। हाँ, जिस समय आपका बोर्ड में 90% आया होगा, आपके पिताजी तो एकदम मोहल्ले वाले को बोलने नहीं देते होंगे, और आपको भी कुछ ऐसा ही फील आता होगा। आता था कि नहीं? स्कूल में टॉप किए हैं भाई, सेकंड टॉपर हैं, थर्ड टॉपर हैं स्कूल में, और सोचो कि क्या दुर्गति है आपकी कि कुछ नहीं हो पा रहा है। आप स्ट्रगल कर रहे हैं, किस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं? सब्जेक्ट समझ में आ जाए, और वो भी टीचर समझा रहे हैं, बातों को बता रहे हैं, तो उसके बाद भी क्या हो रहा है? बातें नहीं माननी। तो वही बात मैं आपको बेटा हर बार बोल रहा हूं, आपका समय तेजी से गुजर रहा है, एक एक दिन गुजरता जा रहा है, और ये एक दिन बाद में इतना भारी पड़ता है, ये एक एक दिन, कि आप में से हर एक को एक दिन ये रियलाइज होगा 12वीं में जाके, 12वीं के भी जून जुलाई में जाके, उससे पहले नहीं महसूस होगा। जब आपके पास टोटल 4-5 महीना ही बचेगा ना, तब महसूस होगा। और उस समय 4-5 महीना में इतना काम रहेगा, आप कर ही नहीं पाएंगे, आप सरेंडर कर देंगे। आप रोज टीचर को मैसेज करेंगे, सर बोर्ड में पास करने के लिए कोई क्वेश्चन बताइए ना, कोई बैंक बताइए ना, कोई गाइड बताइए ना, कैसे बोर्ड में पास किया जाए। घर से आए हो अभी IIT का सपना लेके, 1 साल के बाद क्या बोलोगे? बोर्ड में सर कैसे पास करे, जरा सोचो तुम्हारा स्किल क्या है। बार बार ये बातें समझाते हो बेटा, जीवन में कुछ ना कुछ तो करना ही है, सभी को करना। किसी को समोसे बेचने हैं, किसी को पकौड़ी बेचनी है, किसी को गोलगप्पा बेचना है, किसी को कोई दुकान खोलना है, किसी को सेल्समैन बेचना है, किसी को आंख नाक कान किडनी बेचना है, किसी को मर्डर करना है। अरे भाई, हर कोई कमाओगे ही ना कमाओगे, लेकिन करियर का सटीक मतलब तब होता है जब एक सही समय पर आप अपने करियर को शेप दे देते हैं। इंसान 50 साल जी नहीं पा रहा दोस्त सही से, ले दे के 40-50 में तो इंसान को कुछ हो जा रहा है, और ऊपर से तुम लोग का जनरेशन क्या खा रहा है? प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव दिन रात खाते हो, पैक्ड फूड खाते हो, तली भुनी चीजें खाते हो, इतना बेकार खाना है। 18-15 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, पढ़ते हो कभी न्यूज में देखते हो? 18, 12, 15 साल, 4 साल, 10 साल के बच्चों को कैंसर हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? पैक्ड फूड इतना खा रहे हैं, बाहर की चीजें इतनी खराब है जो आप खा रहे हैं, आपके खाने पीने का मेथोडोलॉजी इतना खराब है, और आपका फिजिकल मूवमेंट क्या है? ब्लॉक हो रहा है। पहले हम लोगों की यहां साइकिलें लगती थी, पता है? साइकिल का एक स्टैंड होता था, उसमें 3 स्टाफ और 4 स्टाफ को हम लोग रखते थे। किस बात के लिए भाई? साइकिल लगाने के लिए। अब टोटल 3 से 4 साइकिल ही आती है एक बैच में। तो बच्चे का पहले क्या होता था? स्टूडेंट का फिजिकल एंगेजमेंट था, शरीर से काम करते थे, किताबों के लिए दौड़ना, यहां से वहां, सब कुछ क्या कर रहे हो? थंब से, अंगूठे से निकाल रहे हो। जो मन में आया जोमेटो से ऑर्डर किया, जो मन में आया अमेजन से ऑर्डर किया। तो तुम्हारी हेल्थ तो गई, जिसमें तुम्हें एक्टिवनेस तुम्हारी पीक पर जानी चाहिए, उस उम्र में क्या हो रही है? घर में बैठ रहे हो, और तुम्हें अच्छा भी लग रहा है। जहां पे शाम में टहलने निकलना था, घूमने निकलना था, कुछ एक्सरसाइज करनी थी, कुछ खेलना था, उस जगह पर क्या कर रहे हो? रील देख रहे हो बैठ। तो समय ऐसे इंसान के पास, उसका उम्र ना एकदम धीरे धीरे घट रहा है, एवरेज लाइफ कम हो जाएगी। और ऐसे समय में अगर आपने इस 12th तक में
अपने करियर को सटीक डायरेक्शन नहीं दिया तो आपका करियर 10 साल, 9 साल, 12 साल, 15 साल डिले हो जाएगा। अभी वो 18 और 20 के, अगर तरीके से काम करोगे तो करियर बन जाएगा 21 और 22 में। अगर 10 साल, 12 साल डिले हुआ तो यही करियर बनेगा 30-32 में। और वो भी वो नहीं बन पाएगा जो अभी बन सकता। हो सकता है पैसे तुम ज्यादा कमा लो, नेताजी बन जाओ, अरे एमएलए बन गए कहीं के, अब क्या चाहिए भाई। लेकिन एजुकेशन अलग चीज है, एजुकेशन किसी भी चीज से कंपेरेबल नहीं है। मतलब 32 में जाकर के करियर बनाओगे, 50 में गुजर जाना है सभी को मोर और लेस। आप लोगों के जनरेशन में तो यही चल रहा है अब कहानी। जिंदगी का जियोगे बे, हाँ? और तुम्हारा वो दोस्त, तुम 32 में जाके नौकरी लोगे, फिर शादी विवाह करोगे, 34-35 में एक ठीक ठाक लेवल पर पहुंचोगे सोसाइटी में। और जो दोस्त तुम्हारा अभी निकल गया, इंजीनियरिंग में चला गया, अच्छी सी आईआईटी में चला गया, मेडिकल कॉलेज में चला गया, 22-25 में पैसों का अंबार लगाना शुरू कर देगा। तुम्हारे उम्र में तो वो गोवा बीच पे गॉगल्स लगा के पूरी फैमिली के साथ सन बाथ ले रहा होगा दिसंबर के महीने में, और तुम चप्पल घस रहे होगे एक नौकरी के लिए। अभी आपकी क्लास से पहले बगल वाली क्लास में ऑफलाइन में बैठा हुआ था, कोई थे बैठे हुए उसमें, तभी लोगों को बोला था, एक बच्चे का फोन आया था, फिर नाम भूल गया उसका, प्रकाश या कुछ, फिर भूल गया। तो वो कॉल आया था, वो उसका इस बार अभी जस्ट उसका रिजल्ट आया है कल या परसों, जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, आकाश। तो बड़ा प्यारा बच्चा था, बहुत मतलब मेहनती भी था और बहुत हंसमुख था, हमेशा हंसता रहता था, लगनशील भी था, अच्छा था पढ़ने में, बहुत तेज नहीं लेकिन अच्छा था। इतना अच्छा तो जरूर था कि मेहनत करके बहुत अच्छा कुछ हासिल कर सकता था। उसके बैच में कई बच्चों का रिजल्ट हुआ आईआईटी में। एक्चुअली वो जिस साल था उस साल मेरे बैच से हाईएस्ट, सबसे ज्यादा आईआईटी का रिकॉर्ड उसी साल के नाम दर्ज है। मेरा पर्सनली 51 आईआईटी था उस साल, आईआईटी में सिलेक्शन था 51 उस साल। तो खैर वो जो भी है, इसके दोस्त लोग भी गए, कई आईआईटी में गए, एनआईटी में गए, ये इसका उस साल नहीं हुआ। लापरवाह बहुत था, दोस्ती में बहुत जबरदस्त इंगेज रहता था। और तब तो मोबाइल फोन भी इतना ज्यादा नहीं था, सिंपल व्हाट्सएप था, इतना तो था भी नहीं व्हाट्सएप और फेसबुक। अभी तो आप लोग रील्स वील्स जो देखते हैं वो सब उतनी थी भी नहीं वहां। उसको हमने एक दिन बोला कि ऐसे जैसे पढ़ रहे हो भाई, लग रहा है रेलवे की तैयारी कर रहे हो। अभी ये लाइन उसने याद दिलाया, अगर तुम इसी तरह पढ़ते रहे, जिस साल उसका 12 था उस साल मैंने बोला, अभी याद दिलाया था उसने फोन पे, अगर इसी तरह पढ़ते रहे तो बेटा 10 साल से तो पहले करियर बनना संभव ही नहीं है दूर दूर तक। यही बात उसने अभी याद दिलाया, सर आपने बोला था। और उसके बाद जब पिछड़ते गए तो सर कई बार मन किया कि आपसे बात करूं, लेकिन हिम्मत नहीं बन पड़ी कि कभी आपसे बात करूं। सोचा अब कुछ बनेंगे तब सर से बात कर पाएंगे, पता नहीं सर को क्या जवाब देंगे। 2016 से ये 2025, 15 या 16 था वो, कितने साल आगे गए? 9 से 10 साल। वो जल्दी कर लिया बच्चे ने, तब ये हाल है। शानदार रैंक आया उसका, जेपीएससी में 187 रैंक आया, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर में उसका सिलेक्शन हुआ। और उसी के बैच के स्टूडेंट का अक्षित या अंकित था शायद, अंकित आईआईटी आईएसएम से पास आउट होकर वो 6-7 साल से जॉब कर रहा है। 5-6 साल हुआ, 4 साल आईआईटी के बाद तुरंत आईआईटी के साथ ही, तो 5 साल 6 साल के अराउंड वो जॉब कर रहा है। जरा सोच के देखो, उसकी शादी भी हो गई अंकित की, पता है मुझे। क्या मुद्दा है? और एक कहानी बताया जेपीएससी में ही सिलेक्शन का, एक बच्चे का बताया ना, 2009 में उसने पढ़ा था, 9 में पढ़ा था, उसका रैंक भी 160 कुछ अराउंड ऐसा है। बहुत अच्छा बच्चा था वो, शानदार बच्चा था, मतलब जबरदस्त, टॉप बैच में था उस साल। लेकिन नहीं निकल पाया आईआईटी, थोड़ा सा कहीं कुछ हुई, गड़बड़ी भी होगी। प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करा, थोड़ा सा उतना
चीजें साथ नहीं आ पाई। यूपीएससी की तैयारी करा, बीपीएससी की तैयारी करा, कई बार रिटर्न दिया, पीटी दिया, मेंस भी दिया, इंटरव्यू तक गया बच्चा, लास्ट में अल्टीमेटली पढ़ाना स्टार्ट किया, टीचिंग तक करने लगा यूपीएससी की, और अब जाके जेपीएससी में 16 साल बाद अपने आप को सेटल कर पाया। जॉब भी किया बीच में छोटा मोटा, लेकिन जॉब करने के बाद चूंकि बच्चा बहुत अच्छा था, तो जॉब करने से उसका मन नहीं बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। अगर वो आईटी से जाता तो उसे उसके फ्रीक्वेंसी की चीजें मिल जाती। इसलिए मैं बोलता हूं एक सबसे खतरनाक चीज होता है इंसान के लिए, वो क्या होता पता? अफसोस। आप लोग को बोला था पहला दिन, याद है? मेहनत ऐसे करो कि तुम्हारे अंदर से आवाज आए कि इससे ज्यादा मेहनत करने की औकात मेरे अंदर नहीं थी। और अगर तब आपको कुछ भी मिले, मामूली कॉलेज भी मिले ना, आपको संतुष्टि होगी। लेकिन अगर आपने मेहनत पूरा नहीं किया और आईटी भी मिल जाए ना, तब भी जीवन पर्यंत चैन की नींद सो नहीं पाओगे। लगेगा क्या और थोड़ा करता तो इसके जैसा हो जाता। तो वो बच्चा बहुत अच्छा था, जॉब वो कर रहा था, लेकिन उसे हमेशा ये लगता रहा कि ये मेरे लायक चीजें नहीं है। इसीलिए कई साल लगा खुद को स्टेबलाइज करने में। बार बार समझाता हूं, ये जो आपका टाइम जा रहा है ना बेटा, ये वो समय है ना, जो समय दोबारा आप जीवन में किसी भी तरीके से नहीं ला पाओगे। ना वो ऊर्जा ला पाओगे, ना वो जोश ला पाओगे। इसको पहचानो, नहीं पहचानोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। क्लास में आते हो, आधे से ज्यादा को देखता हूं मरे मरे से पड़े रहते हो, एकदम मरे मरे से रहते हो। आधे से ज्यादा की यह हालत, एनर्जी नहीं दिखती है चेहरे पर, एक रिफ्लेक्शन नहीं दिखता कि कुछ पढ़ा रहा हूं तो वो चीजें आनी चाहिए, वो दिखता नहीं है। बेटा आपके साथ भले ही आपके मां बाप के सपने इस बेंच पर बैठे हो, आपके टीचर्स के भी सपने बैठे हो बेंच पर, लेकिन मैं तब भी कहता हूं सब गया भाड़ में, अपने लिए तो पर, क्योंकि तुझे इस दुनिया में जीना है। आज तुम्हारी जरूरतों को तुम्हारे पिताजी पूरी कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि तुम्हें अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिलने के लिए अपने आप को वो बेच दे, इसके लिए वो तैयार है। लेकिन तुम तैयार नहीं हो अपने आप को बनाने के लिए, क्योंकि तुम नींद में हो, और जब नींद टूटेगी गार्जियन बिक चुके होंगे, तब तक उनका सब कुछ समाप्त हो चुका होगा। अब वो बेचने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहेगा, उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी होगी। उनकी हिम्मत जवाब देने से पहले बेटा संभल जा। हर दिन ऐसी ऐसी चीजें देखता हूं, झेलता हूं कि दया आती है, तरस आती है तुम लोगों पे। तुम लोगों को देख के ये 11th का जो बच्चा है, क्या हो गया अरे बाबा इस जनरेशन। हर दिन ऐसी चीजें देखता हूं, बच्चों से रिस्पॉन्स जो आता, मोदी जी नहीं है कि कुछ भी बोल रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा कि एक बच्चे दो बच्चे को मदद नहीं करते हैं। अभी लास्ट मैसेज जिस बच्चे का देखो मैं खोल रहा हूं, इस बच्चे का मैसेज क्या है? इसके फादर नहीं है, इसको पढ़ना है। इसके फादर नहीं है, इसको पढ़ना है, इसको किसी भी तरीके से करना है, यह करना चाहता है। इसका 2 अटेम्प्ट वेस्ट गया है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर किसी तरीके से मुझे 1000 में पढ़ा दीजिए, मेरे पास एक चांस है बस। हर दिन ऐसे मैसेजेस रहते हैं। इस बच्चे के लिए कैसे कैसे करके 5000 के कोर्स को इसके लिए 1000 में अवेलेबल करवाया। हर दिन 1-2 के लिए कुछ करना पड़ता है। लेकिन इन सबों को कब आती है बुद्धि? जब आपके हाथ से सब निकल चुका होता। दिक्कत यह है, बुद्धि तब आती है जब सब कुछ निकल जा चुका हो। नहीं सचेत होगा ना बेटा, कल को तुम्हारा भी मैसेज आएगा हमारे पास ऐसे ही। नाम नहीं डिस्क्लोज करते हैं किसी का कि क्या डिस्क्लोज करके क्या फायदा होगा, लेकिन हालात इतने बुरे हैं। बोल दिया कि अच्छे से फर्स्ट लेक्चर को देख के आओ, सेकंड पार्ट बहुत मजा आए। नहीं देखना मत देख, चलो आओ। अब बातें ये है, मेटल में हमने डिस्कस किया कि भाई किस तरीके से होगा। एक एग्जाम्पल मेटल का मैं दिखाता हूं। सोडियम, क्या लिया एग्जाम्पल में? सोडियम मेटल। इसके अंदर एटम कैसे होगा ये आपने सीखा अभी। किस बॉन्ड में होगा बोलो? किस बॉन्ड में होगा? मेटेलिक बॉन्ड।
ठीक से देखो, ये देखो ढेर सारे एटम्स हैं इसके, इस तरह से फैले हुए हैं एटम्स, और चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स फैला हुआ। कौन वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये? फ्री। कौन वाले इलेक्ट्रॉन्स है जी? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा है? सोडियम का एटम है या लैटिस है? लैटिस है। और ये सारे जो नेगेटिव वाला है ये सब क्या है? क्या है ये सब? फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसी को पॉइंट के थ्रू दिखाऊं तो जरा देखो ये कैसा दिखेगा। ये देखो, ये लाइन है नहीं कुछ, मैंने खींचा है। देखो लाइन को मैं मिला दे रहा हूं, और एक सोडियम बीच में भी। वो डॉट क्या है? सोडियम। एक क्यूब बना दिया है जबरदस्ती, और अंदर में पूरा भरा हुआ क्या है? हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये मेटल, इसी तरीके से सोडियम, अगर ये सोडियम का रॉड है, सोडियम का अगर ये रॉड है या वायर है या कुछ भी ऐसे समझ ले, टुकड़ा है, तो सोडियम के टुकड़े में ढेर सारे सोडियम एटम्स ऐसा ही क्यूब बना बना करके टिके हुए। क्लियर हुआ? ऐसे ही अरेंजमेंट के साथ ये एक स्ट्रक्चर है। ऐसा ही स्ट्रक्चर इस क्यूब के ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी। मतलब इस क्यूब वाली बॉडी, घन वाली बॉडी के सेंटर पर भी एक एटम है। दिखाया ना? क्यूब के सेंटर पर, और इस क्यूब के सारे चारों तरफ, क्यूब के हर फेस पर क्या है? क्यूब ही क्यूब है। इस स्ट्रक्चर का एक नाम पड़ा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या नाम पड़ा? ओ सॉरी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सॉरी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। शॉर्ट में क्या नाम दिया? ये स्ट्रक्चर क्या लाया? क्या क्या लाया? स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम मेटल। ऐसे ही हर मेटल का अपना एक स्ट्रक्चर है, बीसीसी। कितने लोगों को ये समझ में आया? हाथ उठाइए। जैसे कहानी क्या है, पिछली क्लास में सर आपने समझाया है कि मेटल के केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स इस तरीके से फैले हुए। क्या यही कहानी है ना? बोलो। तो अगर सर सोडियम मेटल के अंदर पहुंचा जाए, देखा जाए कि सोडियम कैसा है, तो लैटिसेज रुके हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल है। लैटिस रुका हुआ है कि मोबाइल है? चल रहा है। लैटिस क्या है? रुका हुआ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? लैटिस क्यों रुकी हुई है बेटा? क्योंकि लैटिस भारी है। लैटिस, उसमें न्यूट्रॉन है ना, प्रोटॉन है ना एटम में। न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हल्के होते हैं कि बहुत भारी, इसीलिए लैटिस चल रहा है कि रुका हुआ। और कौन मोबाइल है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, लैटिस के बीच में स्पेस है या नहीं है? है। मेटल को जो आप पीटते हैं, आवाज जो ट्रेवल करती है इसी स्पेस के कारण। मेटल को जो आप पीटते हैं और मेटल जो सीट में बदल जाता है, चदरे में, इसी स्पेस के कारण। आया समझ में? तो मेटल में जो भी गुण होते हैं ना, वो इसी स्पेस के कारण, जो बीच में स्पेस है। तो ये बाद में पढ़ेंगे, ये अभी नहीं, ये बात की चीज है। तो हमने आपको बोला, अब ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स है, अगर सोडियम में इसको देखा जाए तो ये ऐसा दिख रहा है। ये देखो, इसी को मिलाया हमने। ये गौर किया आपने? अरे यही ने किया है। बोलो। ये क्यूब बना, ये देखो ये फिल आ गया। बोलो, कोई डाउट है? और इस क्यूब की बॉडी पर, सेंटर पर भी क्या है? एक क्यूब नहीं, ये अगर एटम है बेटा, तो सेंटर पर भी एक क्या है? एटम। अच्छा, ये लाइन है या ऐसे ही फेक बना हुआ? ऐसे ही फेक बना हुआ। लाइन हमने मिलाया है, दिखाया कि लाइन को मिलाने से क्या दिखता है? एक क्यूब दिख रहा। और क्या छोटू?
हाँ बिल्कुल, जो सेंटर में एटम वहां भी क्यूब बन रहा हो, तो एक साथ अगर ज्यादा बना दिया अभी तो समझना मुश्किल हो जाए। तो देखो ध्यान से, हर एक एटम के चारों तरफ कितने एटम्स है जरा गौर करो, 8। सेंटर वाले को ही पकड़ लो, कितने हो गए? सर सेंटर वाले को पकड़ू कि साइड वाले को मैं पकड़ू तो उसको कितने हैं चारों तरफ? तब भी 8 है। कैसे? देखो, एक पीछे, एक बगल में, एक नीचे, 3। अब इसके ऊपर क्यूब जाएगा छोटू, तो 4, दाहिने क्यूब जाएगा 5, आगे क्यूब आएगा 6, और फिर डायगोनल सेंटर वाला भी तो है क्यूब, फिर बगल के क्यूब का सेंटर आएगा सामने। तो मतलब हर एक एटम को कितनी एटम दिखेगी? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? हर एक एटम के चारों तरफ जितने एटम्स हो उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे मीथेन में कार्बन के चारों ओर कितने हाइड्रोजन है, तो मीथेन में कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलोगे? समझ में आया? तो आप यहां पे क्या लिखने जा रहे हो? कोऑर्डिनेशन नंबर। शॉर्ट में लिखा C.N बराबर 8। दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ? इच सोडियम एटम, बेटा पढ़ना मन लगा के, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान देगा तब। ये मोबाइल से, ये रील्स से, ये दोस्तों से, ये दोस्ती से 24 घंटे जो जुगाड़ में लगे रहते हो, कोई महिला मित्र मिल जाए, कोई पुरुष मित्र मिल जाए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और क्या क्या स्काइपी पे, और क्या होता है स्नैपचैट। वाह बहुत जानती हो रे तुम लोग। 24 घंटे जो इस पे लगे रहते हो जुगाड़ में, कुछ नहीं होने वाला है ये सबसे। मानसिक रूप से विकलांग हो जाओगे। हर उम्र का एक प्रॉपर समय है और उस समय के लिए काम डिफाइन किया हुआ है। जब तुम 3 साल के थे तो तुमसे पिताजी थोड़ी नहीं ये कहते थे कि मेरे पर ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है, जल्दी से पढ़ लो उसके बाद मेरे से नहीं होगा। उस उम्र में आपका वो काम नहीं था। आप जो जो मांगते थे सब आपको घर में मिलता था ना। आप जब 11th 12th में आए तो अब आपको पिताजी बोलते हैं कि नहीं बोलते? अरे बोलते हैं ना, भाई मेरे पास बहुत पैसे नहीं है, बहुत मुश्किल से दे पा रहा हूं, पढ़ो। एक गलत जगह अगर आपने ट्यूशन या कोचिंग ज्वाइन कर लिया और अगर चाहोगे भी कि अब टीचर को मैं बदल लूं, तो पेरेंट्स अलाउ करेंगे? क्या बोलेंगे? पहले सोच समझ के क्यों नहीं ज्वाइन किया। हालांकि पेरेंट्स गलत हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन क्या नहीं है? सोच समझ के क्या होता है? आप तो आज तक सरकार पिताजी सोच समझ के चुन नहीं सके। चुन सके? जिसको चुनते हैं हर कोई आता है लूटने के लिए बैठा हुआ है। तो हम सोच समझ के टीचर कहां से चुन ले, वो भी 11वीं 12वीं की उम्र में? तो वहां पे पेरेंट्स गलत हैं, लेकिन वो मैटर नहीं है। मैटर ये है अब आपको वो जिम्मेदारी अपना आपके कंधों पर फेंक रहे हैं कि नहीं। आपको ये महसूस हो रहा है कि नहीं 4-5 साल बाद पेरेंट्स हाथ खड़ा कर देंगे? यही मैं बोल रहा हूं। मतलब इस उम्र में अब आपके लिए ये चीजें आ गई। पेरेंट की उम्र में आप जब जाएंगे तो आपके कंधों पर दूसरी जिम्मेदारी होगी, जो आज आपके पिताजी के कंधों पर जिम्मेदारी है। हर उम्र के लिए चीजें निर्धारित की हुई। अपनी उम्र से ना आगे की चीज करे ना पीछे की चीज करे। आगे की करोगे तो बेटा बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, पीछे की करोगे लोग बेवकूफ कहेंगे। तो जो आपका काम आपके लिए डिफाइन किया हुआ उस काम को करिए, जी जान लगा के कीजिए, बाकी सब होगा जीवन में। ये जो फोन अभी जिस फोन में डूबे रहते हो ना, बहुत मजा आता है ना, ज्यादा नहीं 2 साल बाद समझ में आएगा ये फोन क्या है, सरदर्द है। तुम अपना रोज कवर लगाते हो, काका लगाते रहो, तो हम लोग का ऐसे पड़ा रहता है 6 साल से एक फोन चला रहे हैं, बदलने का मन नहीं करता। ऐसा थोड़ी नहीं कि बदल नहीं सकते हैं भाई। पढ़ाने के समय हम इसको हटा के रखते हैं साइलेंट करके। आप लोग का अगर मैं जबरदस्ती ना करवाऊं तो भाई रिंग पे भी डालोगे। और पढ़ाने के समय मन्नू जी 1 मिनट 1 मिनट, हाँ हेलो, नहीं नहीं आज छोड़ दीजिए, अब अगले दिन देखते हैं। हाँ मन्नू जी चालू चालू। यहां तक तू लोग काम कर ले। वो तो डर से वो नाम का वो ऑफ रखते हो। सर आपको लग रहा ऑफ रखते हैं, ऑफ कहां रखते हैं क्लास में। पढ़ना बेटा पढ़ना, यार पढ़ना।
बहुत मजा आएगा। पढ़ाई से एक बार लगाव हो जाए ना, एजुकेशन की एक बार कीमत अच्छे से समझ में आए ना, बदल लोगे खुद को। लेकिन हिम्मत चाहिए। पढ़ाई दुनिया का सबसे आसान काम है और पढ़ाई दुनिया का सबसे कठिन काम। दुनिया में कोई ऐसा काम है क्या जगह से हिलना भी नहीं है, एसी में बैठना है, ना कोई शारीरिक मेहनत है, ना कोई खर्चा है, ना कुछ है, बस बैठ के सब काम कर लेना। सोचो कितना बढ़िया काम। किसी मजदूर की तरह धूप में नहीं जाना है, सेल्समैन की तरह किसी के दरवाजे पे नहीं जाना, नेताजी की तरह कहीं जाके चिल्लाना नहीं है, लोगों के घर में जाके हाथ नहीं जोड़ना। सोचो क्या कितना बढ़िया काम है, कुछ चाहिए ही नहीं। तो दुनिया का सबसे आसान काम। 4 दिन बोला जब मजदूरी करो तो धूप में 44 के टेम्परेचर में। अब बोलो पढ़ाई आसान होगी कि मजदूरी करना आसान होगी? तो कैसे अभी समझ में आ रहा है? लेकिन जब पढ़ते हो तो उस समय दुनिया का ये सबसे क्या लगता है? कठिन काम लगता है। बेटा ये वाकई सबसे आसान काम है। इसके एडवांटेज बहुत है। आपकी सारी संपत्ति लूट जाएगी, डूब जाएगी, सब कुछ निकल जाएगा, बिक जाएगा, खत्म हो जाएगा, जब तक आपका शरीर, आपका ज्ञान आपको जिंदा रखेगा, आप में कॉन्फिडेंस रखेगा। यकीन मानिए, मैंने लोगों को देखा है, वैसे लोगों को जिन्होंने मेहनत से खूब कमाया तो है, लेकिन किसी वजह से जब उनका बिजनेस डूबा है, समाप्त हुए हैं, तो उन्होंने आत्महत्याएं कर ली, जीवन को समाप्त कर लिया है। मैंने ऐसे खूब सारे लोगों को और दोस्तों को देखा। लेकिन वैसे दोस्त जिनका सब कुछ चला गया, लेकिन जिन्होंने दिमाग से सब कुछ को बनाया है, एजुकेशन से खड़ा किया, अगर वो स्वस्थ हैं तो वो मानते यही है, मैं फिर से सब बना लूंगा। आपकी सारी संपत्ति डूब सकती है, आपका दिमाग आपके पास रहेगा, आपका नॉलेज आपके पास रहेगा, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा जब तक आप जीवित हैं। तो समझिए आप कितनी बड़ी पूंजी बना रहे हैं, जो कभी समाप्ति नहीं होना। इसलिए इस पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए। देखिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? 8। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? प्रत्येक एटम चारों तरफ कितने एटम से घिरे हुए, दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सोडियम के इसमें क्रिस्टल में, ये सोडियम का क्रिस्टल कहलाया। बोला ना हम लोग मेटालिक क्रिस्टल, अरे बोले ना टर्म, तो ये क्या कहलाया? सोडियम का क्रिस्टल। इसमें हर एक सोडियम एटम सराउंडेड है, बोलो कितने एटम से? 8 एटम्स। ठीक है, तो इसी तरीके से मेटल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, सिर्फ सोडियम का ही नहीं, पूरे एल्कली मेटल का यही होता। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम, इन सभी का क्या होता है? बोलो, सभी का अगर मैं बोलूं स्ट्रक्चर क्या है, यही है बेटा। कौन सा? BCC, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के साथ। क्या अब सारे मेटल का ऐसा ही रहेगा? नहीं, सभी का ऐसा। अगर आप यहीं पर बगल में मैग्नीशियम जाते हो, कौन सा? इस बार BCC नहीं है ये, इस बार HCP स्ट्रक्चर। क्या है? HCP का पूरा नाम है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। आपको इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल कि ये कैसा दिखता है, मैं दिखाऊंगा बाद में। अगर आप एल्यूमिनियम को ले लें तो क्या एल्यूमिनियम की BCC है? नहीं। क्या एल्यूमिनियम की HCP है? नहीं। एल्यूमिनियम की FCC। नई स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का पूरा नाम क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और इस बार इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6। मैंने क्या समझाया? क्या आपको यह समझ में आया? मैं ये बता रहा हूं कि मेटलों की जो अब स्ट्रक्चर्स हैं वो एक ही तरह के होते हैं कि अलग अलग हो सकते हैं, और कैसे होंगे किनके स्ट्रक्चर ये अभी बताया नहीं जा सकता। जानकारी के लिए एक उदाहरण से किसको समझाया? सोडियम को या उसके ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स को। अगर शॉर्ट में देखूं तो मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर कैसा है? HCP। क्या है? थोड़ा सा समझ सकते हो, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, मतलब हेक्सागोन, खष्टभुज जैसे आकृति आपस में ऊपर नीचे चिपके रहते हैं। और ये है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये कैसा रहेगा? क्यूब के हर तरफ क्यूब, क्यूब के
जैसे सोडियम में क्या था, क्यूब के हर तरफ क्यूब और हर क्यूब के सेंटर पर भी एक एटम। कैसा था सोडियम में जी, क्यूब के सारे फेस पर क्यूब और हर क्यूब के सेंटर पर एक एटम। और ये कैसा है, क्यूब के सारे फेस पर क्यूब, बस। अरे क्लियर हुआ, देख लो ऐसा स्ट्रक्चर बना है। जो आ गया सर, और सर कोई आ गया, नो सर। तो वो एक टॉपिक ही आएगा, इसलिए उसको अभी छोड़ो। अभी स्ट्रक्चर से मैंने बोला तो मैंने चलो बना दिया, लेकिन अभी स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। ये देखो बन गया। इस बार सेंटर पर कुछ है। अब मैं बोलूं कि प्रत्येक एटम कितने एटम से घिरा हुआ, 8, कितने से, 6। देखो कैसे, इसके दाहिने एटम, आगे एटम, नीचे एटम, बगल के क्यूब का एटम, ऊपर के क्यूब का एटम, बोलो, और पीछे के क्यूब का एक एटम आएगा ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर साफ दिख रहा है, कितना है, क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर का नाम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये सब डिटेल में पढ़ोगे, अभी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन है, इसीलिए मैंने बोला एक बार में चीजों को आप नहीं समझेंगे, कई बार ये चीजें आएंगी आपके सामने, धीरे धीरे समझेंगे। पहली बार में 30, 40, 50% समझ जाओ, वही काफी। तो चलो, हमने आपको सिखाया इस तरीके से मेटल का एलिमेंटल फॉर्म क्या है। क्या है, मेटेलिक क्रिस्टल। मेटल का एलिमेंटल फॉर्म क्या है, बहुत बढ़िया। तो कितने तरीके के एलिमेंटल स्टेट हो गए, 4 तरीके के। क्या क्या, पहला आइसोलेटेड स्टेट, वहां पर एटम्स किसी से बंधा नहीं रहेगा और आपस में कांटेक्ट फोर्स कौन सा फोर्स होगा, वैन डर वाल्स फोर्स। दूसरा मॉलिक्यूलर स्टेट, मॉलिक्यूलर फॉर्म, वहां पर एटम्स किस बॉन्ड से बंधे होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से, और मॉलिक्यूल्स आपस में कांटेक्ट किस फोर्स के साथ रहेगा, वैन डर वाल्स फोर्स, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तीसरा कोवेलेंट क्रिस्टल स्टेट, नहीं जी, कोवेलेंट सॉलिड्स जिन्हें आप कहेंगे, इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्या होगा, एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड के चेन में फैलता चला जाएगा। और ऐसी चीजें, ऐसे एलिमेंट क्या होंगे, हमेशा सॉलिड होंगे। इसका उदाहरण मेजर तौर पे कौन है, मेटल वाइट, और कुछ नॉन मेटल। कौन कौन कुछ नॉन मेटल, कार्बन, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस, बस बोला, ये याद रखने। चौथा टाइप कौन सा था, मेटेलिक क्रिस्टल। मेटेलिक क्रिस्टल सिर्फ किसके लिए है, मेटल्स के लिए। यहां पर मेटल एटम्स आपस में किस बॉन्ड से बंधे होंगे, मेटेलिक बॉन्ड से। क्या यहां पर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स है या नहीं है, नहीं है। मेटेलिक बॉन्ड से जो एटम बंधे हैं, तो मेटेलिक बॉन्ड में एक्चुअली कौन कौन बॉन्ड का कैरेक्टर है, थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर और थोड़ी सी आयोनिक बॉन्ड की कैरेक्टर, दोनों की कैरेक्टर है। जो मेटेलिक क्रिस्टल में है, उनमें कुछ एटम्स मिलके क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर। नहीं, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर या मेटल की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हर मेटल के लिए स्ट्रक्चर क्या होगी, अलग अलग हो सकती है, सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। चलिए, क्या ये क्लियर हो गया अच्छे से। अब मैं एग्जांपल्स लेके दिखा रहा हूं। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पहले पूछ लो, बोलो। यहां तक किसी को कोई डाउट है, चलो बढ़े आगे ना। आइए, एग्जाम्पल्स इन एलिमेंटल स्टेट्स। अब असली एग्जाम्पल यही, सबसे मेन काम यही है। मैं उदाहरण बताऊंगा आपको, आपको बताना है वो किस टाइप का है, चारों में से कौन से एलिमेंटल स्टेट में। तैयार है, पहला, चारों को एक बार फिर से देख लें, क्या क्या है, नाम उनका देख लीजिए। पहला आइसोलेटेड स्टेट, दूसरा मॉलिक्यूलर स्टेट, तीसरा
कोवेलेंट क्रिस्टल स्टेट, और चौथा मेटेलिक क्रिस्टल स्टेट। मेटेलिक क्रिस्टल स्टेट, यही ना। चलो, पहला आइसोलेटेड स्टेट, दूसरा मॉलिक्यूलर स्टेट, तीसरा कोवेलेंट क्रिस्टल स्टेट, और चौथा मेटेलिक क्रिस्टल स्टेट। कोई डाउट? ये चार तरीके के। आइसोलेटेड स्टेट में कौन है? सिर्फ एक, इनर्ट नोबल गैसेज। मॉलिक्यूलर स्टेट में कौन है? मेटल्स की नॉन मेटल्स। आराम से, इसमें कौन है? इनर्ट एंड नोबल गैसेज। मॉलिक्यूलर स्टेट में कौन है? नॉन मेटल्स ना। बोलो, क्या मेटलवाइड सॉरी मेटल्स है या नहीं? नहीं, मेटल्स नहीं। कुछ मेटलवाइड्स, कुछ क्या है? मेटलवाइड्स। लेकिन मुख्य रूप से कौन है? अच्छा, कोवेलेंट क्रिस्टल में कौन है मुख्य रूप से? हाँ, वेरी गुड। इसमें मुख्य रूप से कौन है बेटा? मेटलवाइड्स। क्या इसमें मेटल्स हैं? लेकिन कुछ कौन है? वेरी गुड। अच्छे से आइए, यहां पे बताओ मेटेलिक क्रिस्टल में कौन है? मेटल्स। सिर्फ अकेला ना। क्या यहां नॉन मेटल्स है? नहीं है। क्या यहां पर मेटलवाइड्स है? वो भी नहीं है। वो सिर्फ किसके लिए है? किसके लिए? मेटल्स। क्लियर है? अब ये तो समझ गए, तो अब एग्जाम्पल तो आप लगा सकते हो। चलो, पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, आयोडीन। आयोडीन इन चारों में से किस स्टेट में होगा? एलिमेंटल फॉर्म, कोवेलेंट क्रिस्टल या मॉलिक्यूलर? पहले तो यही देख लो कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटल वाइड। आधा क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो गया। आयोडीन क्या है जी? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल तो मेटेलिक क्रिस्टल हट गया, आइसोलेटेड स्टेट हट गया। जबरदस्त नींद में हो, उठो, उसको बाहर निकालिए। एक तो जब से आए हो चबाए जा रहे हो, मना भी किया। जाइए बाहर, फेंकिए, चेहरा धोइए, टहलिए वहलिए, और जब लगे कि अब नींद नहीं आएगी तो यहां आ जाइएगा। फिर मुर्गा बनवाएंगे, अंडा दिलवाएंगे, ऑमलेट बनवाएंगे, और सावन में हम लोग एंजॉय करेंगे पार्टी। आइए, तो आयोडीन क्या है बेटा? मेटल की नॉन मेटल? मेटल वाइड, नॉन मेटल। मतलब अब मेरे पास दो स्टेट है, एक मॉलिक्यूलर और एक कोवेलेंट क्रिस्टल। कोवेलेंट क्रिस्टल में तो याद किए हुए हैं, कार्बन, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस, तीन ही नॉन मेटल हम लोग को यूज करनी है। तो बोलो कौन सा बचा अपने पास? बस एक और सिर्फ एक, मॉलिक्यूलर। बोलो जी, सीखे? अब मैं बोलूंगा एक्सप्लेन करो, तो बोलोगे कि सर I2 के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, I सिंगल बॉन्ड I। नहीं जी, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से फोर्स है दोस्त? वेंडरवाल फोर्स। क्या क्लियर हो गया? और मैं बोलूंगा यहां पे कौन सा बॉन्ड है? क्या आपको फील आया आयोडीन एलिमेंट का बोलने का क्या मतलब हुआ? I2 के मॉलिक्यूल्स जिसमें कि I और I एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड, और ढेर सारे I2 के मॉलिक्यूल्स के बीच वीक वेंडरवाल फोर्स। कितने लोग को समझ में आ गया? हाथ उठाइए। वेरी गुड। पिछले क्लासेस से बढ़ गई ना अपने आप, इसी तरीके से मैंने बोला बढ़ते चला जाएगा। आगे आओ। सेकंड, चलो मैं आपको दिखा रहा हूं, अच्छे से देखो।
मैंने बोला आयरन, बोलो क्या होगा? मेटेलिक क्रिस्टल। अब मेटेलिक क्रिस्टल में कैसा होगा आपको समझ में आ रहा होगा, ढेर सारे आयरन एटम्स होंगे और एक खास स्ट्रक्चर होगा अंदर में, और चारों तरफ क्या फैला होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, चारों तरफ इसमें फैला होगा इलेक्ट्रॉन्स, और अंदर में क्या बनेगा? एक स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर मुझे अभी नहीं पढ़ना है, जैसे आयरन के केस में बीसीसी होता, बीसीसी स्ट्रक्चर अभी पढ़ा ना, एक बीसीसी, तो उस तरीके का होता, तो अभी नहीं पढ़ना, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे आएगा, तो उसको उस जगह पे समझे, लेकिन रफली तो समझ में आ गया। चलो अगर मैं अगला एग्जांपल, मैंने आपसे बोला व्हाइट फॉस्फोरस, सोच समझ के, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट, क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल, आइसोलेटेड, क्या जी? कितने लोग को समझ में आ रहा है मॉलिक्यूलर स्टेट? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया। जिनको नहीं आ रहा जरा सोचो, नॉन मेटल है कि मेटल है? नॉन मेटल। क्या पढ़ाया नॉन मेटल में क्या होता है? नॉन मेटल में क्या पढ़ाया अभी पिछले पेज में? नॉन मेटल दो जगहों पे आएगा, एक मॉलिक्यूलर स्टेट और एक कोवेलेंट क्रिस्टल। कोवेलेंट क्रिस्टल में बोल लिया था, नॉन मेटल याद कर लेने के लिए, कार्बन, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। तो मेरा बाकी सारे नॉन मेटल्स किस में चले गए? मॉलिक्यूलर स्टेट में। तो चलो आ जाओ, तो व्हाइट फॉस्फोरस किस में आ गया? मॉलिक्यूलर स्टेट। अब मैं बोलूंगा क्या रहेगा, इसको डिटेल में करो, कैसे ये है बना हुआ, तो बोलोगे कि सर देखिए P4 के मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखो जरा, आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, व्हाइट फॉस्फोरस में टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, पढ़े थे? ये P4 हुआ। तो ऐसे ऐसे एक P4 है या बहुत सारे, और इनके बीच में आपस में कौन से फोर्स हैं? वेरी गुड, कौन सा फोर्स है अंदर में बीच में? वैन डर वाल्स फोर्स। वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। P4 molecules, P4 molecules held by weak van der Waals force। क्या आया समझ में? चलो अगला आ जाओ, थोड़ा थोड़ा मॉलिक्यूल को भी देखना, P4 में इस तरीके का बनता है, ठीक है? ये 9-10 में देखा होगा, यहां जो एंगल होती है वो कितने डिग्री की होती है? 60। कितने की होती है? अच्छा मैं बोलूं नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड्स कितने हैं? जल्दी बताओ। प्रत्येक P4 मॉलिक्यूल में, अणु में कितने पीपी बॉन्ड्स हैं? 4 कि 6? अरे 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने पीपी बॉन्ड्स हैं? चलो क्लियर हुआ। अगला आ जाओ, डी नंबर। अगर मैं आपको बोलूं हाइड्रोजन बताओ, बोलो किसमें होगा? आइसोलेटेड, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल? आइसोलेटेड ना, मॉलिक्यूलर। आइसोलेटेड में तो सिर्फ इनर्ट एंड नोबल गैस है। पैर नीचे, कौन सा स्टेट होगा बेटा? मॉलिक्यूलर। ध्यान से, मॉलिक्यूलर। कौन सा मॉलिक्यूल मैंने पूछा? हाउ? H2। H और H के बीच कितने एटम्स, कितने बॉन्ड्स? 1। ये देखो ढेर सारे H2 बन गए। अब इन्हीं H2 के बीच में कौन सा फोर्स? बहुत बढ़िया, वैन डर वाल्स फोर्स। ये बीच में जो काम किया, ये मेरा क्या हो गया बेटा? वीक वैन डर वाल्स फोर्स। बोलो कोई डाउट? क्लियर हुआ अच्छे से? किसी को डाउट है तो पूछोगे। अगला, अगर मैं ई नंबर एग्जाम्पल में दूं,
कैल्शियम, बोलो, मेटालिक क्रिस्टल, क्योंकि ये क्या है, मेटल। वेरी गुड, मेटेलिक क्रिस्टल। फिर एक इसका एक स्ट्रक्चर होता होगा, तो इसका जनरल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है इसकी सीसीपी। हमें उससे मतलब नहीं है, मैंने बोल दिया आपको, स्ट्रक्चर से भी मतलब नहीं है। सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैक्ड, अभी स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, अभी बस ये समझना है कि बॉन्डिंग किस तरीके की, वही हमारे काम का। क्लियर है? चलो अगला देखो। अगर मैंने दिखाया आपको, तैयार हो, रेड फॉस्फोरस, तो हमने आपको बोला भैया फास्फोरस के एलोट्रॉप्स होते हैं, अपरूप। नहीं जी, इसके कई सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं, अपरूप। जैसे एक है कौन सा, व्हाइट, जो अभी आपने पढ़ा, दूसरा क्या है, रेड, और तीसरा क्या है, ब्लैक। जी, कड़िया फॉस्फोरस। और भी है, लेकिन हमें 3 जानना। व्हाइट को भी आपने देख लिया कैसा होता है, मॉलिक्यूलर वाले में व्हाइट से ही रेड बन जाता है। व्हाइट से ही क्या बन जाता है, रेड। देख लो, जो P4 मेरा था, पी व्हाइट में क्या था बेटा, P4, बोलो, P4 मॉलिक्यूल्स हेल्ड बाई वीक वैंडरवाल्स। बहुत बढ़िया। इसी को थोड़ा सा गर्म किया गया, ठीक है, 240 के नीचे, और CO2 के प्रेजेंस में गर्म किया गया है, और आयोडीन डालते, वो सब छोड़ दो आप, बस इसी को गर्म किया गया तो ये पी रेड में कन्वर्ट। ध्यान से सुनिए, कैसे बना है ये इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, वो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। व्हाइट फास्फोरस को ही गर्म करने पर तोड़ा गया है, किसमें, रेड। ठीक है, अब कहानी ये बनी कि रेड में भी P4 है, व्हाइट में भी P4 है। अंतर ये है, रेड वाला जो P4 है, यहां पर P4 के मॉलिक्यूल्स वैंडरवाल फोर्स से जुटे हैं। किससे जुटे हैं, लेकिन यहां पर P4 मॉलिक्यूल्स गेट पॉलीमेराइज्ड इन चेन फॉर्म। छोटू अच्छे से, वही इसमें कन्वर्ट हुआ। तो कहानी ये हुई है कि पी रेड में P4 मॉलिक्यूल्स चेन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सर कैसे, ठीक से देखो, ये था कौन वाला, P4 व्हाइट में, इसमें से एक बॉन्ड तोड़ दो, तोड़ दिया ना ये, और तोड़ के बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन वापस हो गया। हीट देने से ये बॉन्ड टूट गई, टूटने से ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन वापिस हो गया, वापिस होके ये दूसरे P4 से वो तीसरे P4 से। कुछ आया समझ में, देखो कैसा हो गया। ये देखो, ये सब P4 ही है ना, सब में एक बॉन्ड टूट गया और खुल के वो दाएं बाएं चेन में फैल गया। अब ये चेन कहां पे जाके समाप्त होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, यही ना लिखा था। तो ये क्या हो गया, P4 का होल N, N का मतलब अनंत, बहुत सारा।
तो बहुत सारे P4 आके चेन में जुट गए। किस बॉन्ड से चेन में जुटा? कोवेलेंट बॉन्ड से। अब बोलो ये कौन सा स्टेट हुआ? मॉलिक्यूलर स्टेट हुआ, या फिर आइसोलेटेड स्टेट हुआ, या कोवेलेंट क्रिस्टल हुआ? कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल हुआ। अरे नेटवर्क में फैल गया ना। तो ये मेरा हो गया इस तरह से रेड फास्फोरस क्या हो गया? कोवेलेंट क्रिस्टल। कितने लोग को समझ में आया? हाथ उठाइए। वेरी गुड। यही आपको सीखना है, फील करना है एलिमेंट को। यही हमारा टॉपिक ही था कि अगर मैं कोई एलिमेंट बोलूं तो सबसे पहले क्या समझ में आना चाहिए। घर में आप बैठे रहते हैं, कुछ पिताजी चर्चा करते हैं किसी अंकल की, आपके किसी चाचा जी की चर्चा करते हैं, दादाजी की चर्चा करते हैं, किसी पड़ोसी का नाम लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है आपके साथ? बस चेहरा हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, उनका व्यवहार हमारे दिमाग में आता है, अच्छे हैं, खड़ूस हैं, नेचर आता। अरे होता है ना। इससे उस इंसान के चीजों को समझने में तुरंत सहूलियत होती है कि नहीं होती? पहाड़ चढ़ना है 30 किलोमीटर और चर्चा में 30 किलोमीटर ऊंचाई, चर्चा में दादाजी आ गए, समझ गए उसी समय दादाजी से ना हो पाएगा। तो आप जैसे किसी व्यक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं, इससे उनको समझने में उनसे क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, ये बोलते नहीं ये तो वो कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको हम जानते हैं। एलिमेंट को इसीलिए जानना जरूरी कि एलिमेंट का नाम बोलने के साथ सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, किस तरीके से उनके एटम्स हैं उनके अंदर, सबसे पहले ये आना चाहिए। ये आया, केमिस्ट्री सीखने की पहली सीढ़ी पर आप कदम रख दिए, वरना आप सीखते रहेंगे, कब आपका सीढ़ी गिर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। क्लियर हुआ जी अच्छे से? चलो, तो रेड फास्फोरस को आपने देखा, जबकि पहले हमने पढ़ाया था कोवेलेंट क्रिस्टल में 3 नॉन मेटल थे, कार्बन, रेड फास्फोरस, ब्लैक। हमने रेड को दिखाया। रेड फास्फोरस में क्या होता है? व्हाइट का P4 मॉलिक्यूल का ही एक बॉन्ड टूट के चेन में P4 फैल जाता है। चलो अगले एग्जाम्पल को दिखा रहा हूं, अच्छे से एंजॉय करो, बढ़िया सीखो। FG नंबर, तैयार हो? सिलिकॉन। बोल बेटा क्या होगा? कितने लोगों को समझ में आ गया ये कोवेलेंट क्रिस्टल होगा? हाथ उठाइए। कैसे पता चला? मेटल वाइड से कोवेलेंट क्रिस्टल। एज दिस इज मेटल वाइडिक एलिमेंट, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है? मेटल वाइडिक एलिमेंट। तो इसमें कैसे होगा? हाउ? हर एक सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4, क्योंकि सिलिकॉन चौथे ग्रुप का एलिमेंट है, 4A का। और चारों तरफ कौन होगा? लेकिन अगला सिलिकॉन फिर मानेगा, फिर वो कितने बॉन्ड्स बनाएगा? फिर हर एक सिलिकॉन कितने बनाएगा? ये चेन कभी भी रुक पाएगा क्या? इसीलिए ये किस स्टेट में चला गया? कोवेलेंट क्रिस्टल। नेटवर्क स्ट्रक्चर हो गया। सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या गैस हो जाएगी? क्या होगी ये? सॉलिड। कोवेलेंट क्रिस्टल वाला ऑलवेज सॉलिड, मेटालिक वाला ऑलवेज सॉलिड, एक मर्क्यूरी छोड़ के। चलिए अगला एग्जांपल दूं। मैंने दिया बेटा, ठीक से देख, नाइट्रोजन। बोलो किसमें रहेगा? मॉलिक्यूलर। कितने लोगों को समझ में आ गया मॉलिक्यूलर स्टेट होगी? बहुत अच्छा, वेरी गुड। नहीं आया तो हाथ कौन उठाएगा? कहा ना? नहीं उठाओ, फिर से उठाओ। हाँ वेरी गुड, अब उठाए। ये आ गया मेरा कौन सा? मॉलिक्यूलर स्टेट। देखिएगा अच्छे से। फिर मैंने पूछ दिया हाउ, तो बोलोगे सर N2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, N2 में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड बनते हैं?
N2 में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड बनते हैं? कितने लोगों को मालूम है? 3 बनते हैं, हाथ उठाइए। तो भाई इसमें तो आधे लोग हाथ भी नहीं उठा रहे हो यार। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं आपस में। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने बनाते हैं? 2। O2 में 2, N2 में 3 और F2 में 1। ठीक है, तो N ट्रिपल बॉन्ड N, ये N2 का अपना मॉलिक्यूल्स हो गया। ढेर सारे N2 के मॉलिक्यूल्स हैं, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से फोर्स है आपस में? वैंडरवाल ना। ये आ रहे तिरछे किसी तरीके से बना सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि सीधा बनाना। क्या छोटू, फिर से बोलो। नहीं, जो भी मॉलिक्यूलर स्टेट वाला उसका फिक्स नहीं हो सकता। ये जैसे तैसे मॉलिक्यूल मुड़ा रहेगा। कुछ ऐसे बनाओ, कुछ ऐसे बनाओ, कुछ ऐसे बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई प्रॉपर फिक्स ओरिएंटेशन नहीं होगा इनका। तो यहां पर क्या बोलोगे? N2 मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाई, बोलो, वीक वैंडरवाल फोर्सेस। कोई डाउट है किन्हीं को? अगले एग्जांपल पे आ जाऊं। चलो एकदम सीखते जाओ अच्छे से। H नंबर था ना, आई। मैंने लिया सल्फर, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? मॉलिक्यूलर। ये तो पता चल रहा होगा। नॉन मेटल है तो मेनली क्या होगा? मॉलिक्यूलर। चलो लिख दिया पहले, मॉलिक्यूलर स्टेट। अब अगला सवाल क्या है? फील क्या करना है अपने को? आओ, किस तरीके से, कौन से मॉलिक्यूल्स है अंदर? कौन से हैं? S8। बहुत बढ़िया। सुनिए, S6 से लेके S20 तरह के मॉलिक्यूल्स। S6 से लेकर के S20 तक का मॉलिक्यूल। इसमें S6 भी ढेर सारा है, S7 भी है, S8 भी है, S10 भी है, S20 भी है। समझ रहे हो? बहुत तरह का। लेकिन खास बात यह है, रूम टेम्परेचर के आसपास में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स S8 के, अकेले S8 के नहीं है, सबसे ज्यादा S8 के। क्या इस तरह से क्लोरीन के पास ऐसा कुछ था क्या कि 10 तरह के मॉलिक्यूल्स हो? नहीं। फास्फोरस के साथ था क्या? एक ही था। कौन सा टाइप का? P4 टाइप का। लेकिन किसमें ढेर तरह के? ध्यान से, एनी एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, छोटू अच्छे से, अल्फा एज वेल एज बीटा, having S6 to S20 molecules, that is numerous types of molecular entities। छोटू अच्छे से रहे, फिर से एक बार बोल रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में सारा पढ़ना। क्या बोला हमने? सल्फर का कोई भी अपरूप उठाए, जैसे फास्फोरस के अपरूप होते हैं तो सल्फर के भी है। जैसे हमने अल्फा लिखा और एक, ये क्या है? फॉर्म्स है, अपरूप है। बोलो, तो कोई भी अपरूप उठाइए आप, किसका? इसमें S6 से लेकर के S20 तरह के मॉलिक्यूल्स। S6 से लेकर के, दैट इज S6 भी है, S7 भी है, S8 भी है, S12 भी है, S20 भी है। बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चाहे आप अल्फा वाला सल्फर ले, चाहे आप बीटा वाला सल्फर ले। अल्फा बीटा क्या है भैया? एलोट्रॉप, अपरूप। कई बार हमें अपरूप बोलना पड़ता है, कभी कभी हम नहीं भी बोलते।
तो आराम से सुनिए, सल्फर आप किसी भी तरह का ले ले, उसमें S6 से लेकर के S20 तक के मॉलिक्यूल्स का क्या है, वो मिक्स्ड फॉर्म, मिला जुला रूप, सब कुछ है उसमें। क्लियर हुआ अच्छे से? अब इसमें से मैंने बोला रूम टेम्परेचर के आसपास इन अणुओं में से सबसे ज्यादा कौन होते हैं, S8 होते हैं। इसीलिए सामान्य तौर पर स्टूडेंट को यह समझ में आता है कि सल्फर का फॉर्मूला S8, जो सही है एग्जैक्ट की नहीं है, एग्जैक्ट सही है कि नहीं है, नहीं। हाइड्रोजन का H2 एग्जैक्ट सही है कि नहीं है, हाइड्रोजन एक ही होता है H2। क्लोरीन का Cl2 एग्जैक्ट सही है कि नहीं है, फास्फोरस का P4 एग्जैक्ट सही है कि नहीं है, आयोडीन का I2 एग्जैक्ट सही है कि नहीं है, सल्फर का S8 एग्जैक्ट सही है कि नहीं है। ये रफली सही है, एग्जैक्ट सही नहीं है, क्योंकि इसमें मिक्सचर। क्लियर हुआ? देख लो, देखो देखो देखो, S6 जैसे बनाया, क्या बन गया, S6। पता चला? अरे 2 4 6। S7 देखो, पता चला क्या है ये, S7। S8 देखो, देखो क्या है, इस तरह से मॉलिक्यूल्स हैं सारे। क्लियर हो गया? तो क्या लिखा, एनी एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, सल्फर का कोई भी एलोट्रोपिक फॉर्म हैविंग है S6 से S20 तक के मॉलिक्यूल्स, दैट इज, ब्रैकेट में क्या लिखा, दैट इज मतलब कि न्यूमेरस, बहुत सारे तरीके के मॉलिक्यूलर एंटाइटी, एंटाइटी कण, बहुत सारे तरह के मॉलिक्यूलर एंटाइटी हो गए किसमें, सल्फर में। अब अगले लाइन में क्या लिखूंगा, बोलो, बट बट अराउंड रूम टेम्परेचर एंटाइटी का मतलब हुआ कण। छोटू कैसे बैठे हो, कुछ तो शर्म करो, पीछे के बेंचेस पे जाओ। ये कोई तरीका बैठने का, एकदम उस बेंच पे पता नहीं, इस बेंच के पीछे में क्या ऐसा रखा हुआ कि छे छे बैठते हो भाई? हा? अरे इन लोगों के बेंच के पीछे में क्या ऐसा रखा हुआ कि छह बैठ रहे हो? उसके बगल वाले में 3 है, देखो 3 बैठा हुआ है, इसके पैरेलल वाले में 3 बैठा हुआ है, उस पे 6 हुआ, ठीक पीछे में फिर 4 हो। क्या सावन का असर है? तुम लोग भूल जाते हो बेटा, तू जिस स्कूल से पढ़ के आया है उसके हेडमास्टर हमारे यहाँ 2028 वाले बैच में भी एडमिशन लिए हैं पढ़ने के लिए। ये लाइन नहीं भूलनी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती, लेकिन बदमाशी नहीं करना, ये ध्यान रखना। वो किए फिर बेटा पैर पर पैर डाल के चीर के बीच में मसाला डाल के अचार बना देंगे, और फिर इन्हीं लोगों में बंटवाएंगे जिन बेंचेस के पीछे तुम बैठे हुए हो। समझे? ये लोग पराठा लाएंगे और तुम लोग का अचार, हम लोग खाएंगे। अराउंड रूम टेम्परेचर एसिड मॉलिक्यूल्स, बोल बेटा क्या लिखोगे, आर मोस्ट अबंडेंट। सही है? अबंडेंट मतलब पाया जाना। देख अभी मैं वर्ड्स की हिंदी नहीं लिख रहा हूं, वो काम जब आप नोट करेंगे उस समय में मैं एक एक करके लिख दूंगा, जिन लोगों को जिस वर्ड की हिंदी चाहिए वो मैं लिख दूंगा। आज पहले हम लोग आज इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है? अगले लेक्चर में हम लोग नोट करेंगे, फिर आपके डाउट्स लेंगे, आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या आपको कम आया नहीं आया समझ में, ये एक लेक्चर पूरा मैं उस पर टाइम दूंगा।
तो बट अराउंड रूम टेम्परेचर मतलब रूम तापमान के आसपास S8 मॉलिक्यूल्स आर मोस्ट अबंडेंट एंड प्रोमिनेंट। चलो यहीं लिख देता हूं, छोड़ देता हूं। मोस्ट अबंडेंट सबसे ज्यादा कौन सा मॉलिक्यूल पाया गया? एसिड। इसीलिए जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सल्फर का हुआ, क्या हुआ दोस्त? एसिड। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इक्वल्स टू एसिड। क्या ये सभी को समझ में आया अच्छे से? वेरी गुड। चलो मैं अगला एग्जांपल उठाता हूं। कितना नंबर था ये? आई जे। अगर मैंने लिया कार्बन, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि कार्बन एक एलोट्रॉपिक फॉर्म। कार्बन क्या है? एलोट्रॉपिक एलिमेंट, बहुत सारे एलोट्रॉप है, इसलिए जब भी कार्बन बोलना है कार्बन का कौन सा फॉर्म ये बोलना जरूरी है। तो चलो मैंने लिख दिया कार्बन ग्रेफाइट। क्या बेटा? हाँ सबका अलग अलग है, देखो मैं क्लियर कर रहा हूं। कार्बन ग्रेफाइट क्या है? ये कोवेलेंट क्रिस्टल। कितने लोग को आ गया समझ में? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, ये किया है डिस्कस। इसमें कैसे रहेंगे एटम्स? ग्रेफाइट ऐसे रहता ना, हेक्सागोनल ना, ये हेक्सागोन के यूनिट्स में फैल जाते। ये देखिए, ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह हो जाता है। तो आप क्या बोलते हो? हेक्सागोनल यूनिट्स गेट कंबाइंड। ये आपस में क्या हो गए? टू फॉर्म या टू गिव हनीकॉम स्ट्रक्चर। हनीकॉम मतलब मधुमक्खी के छत्ते वाला स्ट्रक्चर। इसीलिए ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर अगर कोई पूछे तो हेक्सागोनल नहीं बोलने का, हनीकॉम स्ट्रक्चर बोलने। लोगों से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पूछा जाता तो आप लोग स्कूल डेज में क्या बोल देते हो? हेक्सागोन। हेक्सागोनल नहीं बोलना, क्या बोलना? हनीकॉम स्ट्रक्चर। क्योंकि ये ढेर सारे हेक्सागोन आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज्ड, मर्ज, कंबाइन हो जाते हैं, और ये मर्ज होकर के मिल के क्या बना रहे हैं? हनीकॉम स्ट्रक्चर। तो कोवेलेंट क्रिस्टल। क्लियर हो गया? चलो अगला के नंबर ले। मैंने बोला बोरॉन, ध्यान से, क्या बोला? तैयार हो जाओ। बोरॉन मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटल वाइड? मेटल वाइड। अभी पिछले दिन कराया है। मेटल वाइड एक एलिमेंट है ना जी। अच्छा, मेटल वाइड कहां पे आया था? कहां पे आया था बेटा? कोवेलेंट। आपको याद है मेटल वाइड को एक जगह और लिखा है, मॉलिक्यूलर में भी लिखा। कुछ कुछ मेटल वाइड्स था वहां। नॉन मॉलिक्यूलर वाले में लिखा था नॉन मेटल्स एंड सम मेटल वाइड्स। जैसे कोवेलेंट वाले में क्या लिखा था? मेटल वाइड्स एंड सम नॉन मेटल्स। तो 3 नॉन मेटल लिख दिया था वहां। उसी तरीके से मॉलिक्यूलर वाले में कौन सा एग्जांपल है? नॉन मेटल्स एंड सम मेटल वाइड्स, है ना? कुछ मेटल वाइड्स जैसे बोरॉन। जैसे, तो आ जाओ बोरॉन को समझते हैं। बोरॉन में 2 तरीके के बोरॉन, एक एमॉर्फस और एक क्रिस्टलाइन। एक को क्या बोलते हो? एमॉर्फस बोरॉन, और दूसरा है अपना क्रिस्टलाइन बोरॉन। अच्छे से, क्रिस्टलाइन बोरॉन। एमॉर्फस बोरॉन जो है ये ब्राउन कलर का पाउडर है, ब्राउन पाउडर, ब्राउन सॉलिड, ठीक है? ये कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या है? B12 मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? तो एक सर्टेन नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं। तो बोलो कौन सा टाइप हो गया ये? मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गया या कोवेलेंट क्रिस्टल हो गया? मॉलिक्यूलर, क्योंकि टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट नहीं करेगा तब कोवेलेंट क्रिस्टल। तो कंसिस्ट ऑफ B12 मॉलिक्यूल्स। बोलो, B12 का स्ट्रक्चर है इकोसाहेड्रॉन। कैसा स्ट्रक्चर बनता है? क्या है ये नहीं पता, अभी छोड़। इकोसाहेड्रॉन।
लेकिन ये जो B12 के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच कौन सा फोर्स होगा? मॉलिक्यूल के बीच तो एक ही फोर्स होगा, वीक वैन वाल फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? अगर मेरे को बोला जाए आइसो एमॉर्फस बोरॉन बताओ, तो मैं बोलूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्म। अरे बोलो, मॉलिक्यूलर स्टेट होगी। अब दूसरे तरफ कौन है? ये वो वाला है जो मेटलवाइड होते, तो इसमें क्या होगा? बोरॉन एटम्स कोवेलेंटली अटैच्ड विथ ईच अदर, फॉर्मिंग नेटवर्क स्ट्रक्चर। कैसा बन जाएगा? इसीलिए इस बोरॉन को देख लो कैसा, हर एक बोरॉन कितना बॉन्ड बनाएगा? 3, क्योंकि बोरॉन किस ग्रुप का है? 3A। कार्बन किस ग्रुप का था? 4A। तो कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? 4। बोरॉन किसका है? 3A। कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। अगला बोरॉन फिर कितना बनाएगा? अगला बोरॉन फिर कितना बनाएगा? यह चेन कभी रुकेगा? इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा है? कोवेलेंट क्रिस्टल। इसलिए ये हमारा कोवेलेंट क्रिस्टल। देखो कितना बढ़िया एग्जांपल हमने दिखाया। बोरॉन एक मेटलवाइड है, वो दोनों में रह सकता है। किस किस में? दोनों में। एक मॉलिक्यूलर में भी और दूसरा कोवेलेंट में भी। मॉलिक्यूलर में उसका कौन सा रहेगा? एमॉर्फस फॉर्म। और कोवेलेंट में उसका कौन सा फॉर्म रहेगा? क्रिस्टलाइन फॉर्म। एमॉर्फस वाला वो होता है हमारा ब्राउन सॉलिड, ब्राउन पाउडर, ऐसे करके, वो ध्यान देना जरूरी नहीं। B12 मॉलिक्यूल्स है, उसमें मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है? और मॉलिक्यूल के बीच मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमेशा कौन सा फॉर्म होता है बेटा? कौन सा फोर्स होता है? वीक वैन डर वाल। तो B12 मॉलिक्यूल के बीच वीक वैन डर वाल फोर्स है। कितने लोगों को ये समझ में आया? हाथ उठाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो अगला। अगर मैंने लिया बकमिंस्टर फुलरीन, कार्बन है, ये भी क्या है? बोलो क्या है ये? कोवेलेंट क्रिस्टल या मॉलिक्यूलर स्टेट? बकमिंस्टर फुलरीन C60 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और C60 फॉर्मूला है तो फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है तो मॉलिक्यूलर। तो कार्बन की भी यही कहानी है दोस्त। कार्बन भी एक कौन सा एलिमेंट है? एलोट्रॉपिक, है ना? जैसे एक एलोट्रॉप कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा है? कोवेलेंट क्रिस्टल। बोलो। दूसरा कौन है? डायमंड भी क्या है? कोवेलेंट क्रिस्टल। अरे कार्बन के 50 एलोट्रॉप्स होते हैं, अभी उतना नहीं पढ़ना, धीरे धीरे बढ़ेगा। ये भी कोवेलेंट क्रिस्टल है। बोलो। एक अलग दुनिया है फुलरीन्स। ध्यान से, एक अलग दुनिया है फुलरीन्स। फुलरीन अपने आप में एक दुनिया है। फुलरीन खुद कईयों टाइप के होते हैं, सैकड़ों टाइप के होते हैं। सब फुलरीन अलग अलग है, इसलिए पूरी फैमिली कहलाती है फुलरीन। अरे डायमंड कई टाइप के होते हैं, डायमंड भी, लेकिन सारे डायमंड तो डायमंड है। ग्रेफाइट भी कई टाइप के होते हैं, सारे ग्रेफाइट लेकिन ग्रेफाइट। तो फुलरीन्स भी कई टाइप के होते हैं। फुलरीन एक फैमिली है, फुलरीन कोई फॉर्मूला नहीं है, फुलरीन एक फैमिली है। तो सर क्या मतलब? कोई C20 भी होता है, कोई C60 भी होता है, कोई C72 हो सकता है, कोई C120 हो सकता है, कोई C320 हो सकता है। नहीं आया समझ में? चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, कोई भी हो, सारे के सारे कौन से स्टेट है?
मॉलिक्यूलर। ये सारे के सारे कौन से स्टेट हैं? मॉलिक्यूलर। कितने लोग को ये समझ में आ गया बेटा? हाथ उठाइए। वेरी गुड, क्योंकि फॉर्मूला आ गया ना। अब इसी में से जो एक टाइप है, कौन सा? C60। इसी C60 को आप क्या बोलते हैं? बकमिंस्टर फुलरीन। सिर्फ इसी का नाम है बकमिंस्टर फुलरीन। बातचीत नहीं, बाकी के नाम अलग अलग हैं, या इसी का एक नाम और है, बकी बॉल। बाकी का नाम नहीं है बकी बॉल, बाकी को बकमिंस्टर फुलरीन नहीं बोलते हैं। फुलरीन और बकमिंस्टर फुलरीन एक ही है क्या? अलग अलग? अलग अलग चीज। फुलरीन बोलने से सैकड़ों फुलरीन्स होते हैं, उनमें से एक उदाहरण कौन है? बकमिंस्टर फुलरीन। ये सारे फुलरीन्स कौन से फॉर्म हो गए? क्या हमने बोला एलोट्रॉप यहीं पे समाप्त है या और भी है? कार्बन के बहुतों है, लेकिन अभी उससे मतलब नहीं है। तो हमने एग्जांपल दिया बकमिंस्टर फुलरीन, मॉलिक्यूलर स्टेट हो गया। अगला एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैंने आपसे पूछा आर्सेनिक, बोलो मेटलवाइड है, तो क्या बोलोगे? कोवैलेंट क्रिस्टल। बोलो कोई डाउट है जी? तो इसका मतलब क्या होगा? हर आर्सेनिक कुछ बॉन्ड से जुटा होगा, 3 बॉन्ड से, और ये चेन टर्मिनेट होगा या नहीं होगा? नॉन टर्मिनेटिंग चेन। अगर मैं बोलूं अगला नंबर जर्मेनियम, बताओ। बोलो कोवैलेंट क्रिस्टल। बहुत बढ़िया, अब सीख रहे हो ना कोवैलेंट क्रिस्टल। अगर मैंने अगला एग्जांपल आपसे पूछा ऑक्सीजन, बताओ। बोलो मॉलिक्यूलर। ऑक्सीजन में 2 चीजें होती है, फिर से एलोट्रॉप होता है, पता है? दो एलोट्रॉप्स होते हैं ऑक्सीजन के, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या क्या जी? O2 एंड, और दोनों ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक को बोलते हो डाइऑक्सीजन, ट्राइऑक्सीजन नहीं बोलते रे बैल, ओजोन। ठीक है, तो चाहे ये हो या ये हो, दोनों ही किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर स्टेट। यहां पर एटम्स फ्री होंगे या बॉन्डेड? एटम्स बॉन्डेड, और उन्होंने क्या बनाया? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में क्या है? क्या है? वैन डर वाल्स फोर्स। O2 molecules are held by और यहां पे कौन? O3 मॉलिक्यूल्स ना। चलिए अगले में आता हूं। अगर मैंने बोला एंटीमनी, कोवैलेंट क्रिस्टल, कोई दिक्कत? अगर मैंने बोला एल्यूमिनियम, क्या होगा? मेटेलिक क्रिस्टल। अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, बता दो जल्दी से कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर था? नहीं, स्ट्रक्चर का नाम क्या था एल्यूमिनियम के केस में? FCC। FCC। और कोऑर्डिनेशन नंबर? हाँ, चलो ये भी क्लियर हुआ आपका। अगर अगला एग्जांपल हमने दिया आर्गन, आइसोलेटेड स्टेट ना। देखो आप कैसे सब सही जवाब दे रहे हो। अगला एग्जांपल मैंने दिया ब्रोमीन, बोलो ब्रोमीन मेटल की नॉन मेटल?
नॉन मेटल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन सा स्टेट होगा? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर स्टेट ना। अगला एग्जांपल समझ रहे हो अब अच्छे से? मैंने पूछा आपसे बिस्मथ, अब पीछे पलटो, देखो मेटल वाइड है कि मेटल है कि नॉन मेटल, देख के तो आओगे नहीं वीडियो। बिस्मथ क्या है, मेटल की नॉन मेटल की? मेटल वाइड, मेटल, मेटल वाइड नहीं है, मेटल, इसीलिए पूछा। क्या है बिस्मथ? मेटल। याद नहीं करना पड़ेगा, मेटल वाइड को सिर्फ ध्यान में रखिए। उसके लेफ्ट नॉन, राइट नॉन मेटल है, लेफ्ट मेटल, मेटेलिक एलिमेंट, इसलिए इसकी भी एलिमेंटल स्टेट कौन सी हो गई? मेटेलिक क्रिस्टल। छोटू बात मत न कर, क्यों बात कर रहा, क्यों बात कर रहे हो? गुस्सा आएगा तो दे देंगे एग्जांपल, फिर सब कंफ्यूजन में आ जाओ। ब्लैक फास्फोरस, क्या होगा बेटा? कोवेलेंट क्रिस्टल। बहुत बढ़िया। कैसे? आ जाओ, जैसे रेड को समझाया था ब्लैक को भी समझना पड़ेगा, ध्यान दो। व्हाइट फास्फोरस को, जहां पर P4 मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन था वीक वेंडरवॉल फोर्स के साथ, इसी को अगर भयंकर प्रेशर से गुजारा जाए, क्या बोले? हाँ, भयंकर प्रेशर। कितना प्रेशर? ग्रेटर देन 1.2 गीगा पास्कल। अरे गीगा समझते हो? 10 टू द पावर 9, जीजा नहीं है रे, गीगा है, पास्कल यूनिट है ना प्रेशर की। तो 1.2 गीगा पास्कल मतलब पास्कल 10 टू द पावर 9 पास्कल हुआ ना। तो इतना प्रेशर, एक्सट्रीम हाई प्रेशर है ये कम है कि बहुत ज्यादा है? एक्सट्रीम हाई प्रेशर। इतने हाई प्रेशर पर ये कन्वर्ट कर जाता है किसमें? ब्लैक फास्फोरस में। किसमें? ध्यान से सुने, ब्लैक फास्फोरस। अब ये दिखता कैसा है सर? ये तो है कोवेलेंट क्रिस्टल। क्या है वो? अभी तो रट के आए थे हम लोग 3 में, कार्बन, ब्लैक, रेड फास्फोरस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सा है? लेकिन दिखता कैसा है? एकदम 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 ग्रेफाइट की तरह। किसकी तरह? तो एकदम लिखोगे स्ट्रक्चर लाइक ग्रेफाइट। इसका मतलब मैं पूछूं आपसे कि बताओ ना और खुल के कैसा, तो बोलोगे हेक्सागोनल रिंग्स गेट फ्यूज्ड टू फॉर्म या टू गिव हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। याद आ गया? दैट इज हेक्सागोनल यूनिट्स मस्ट टू गिव क्या जी? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। एकदम वैसा ही आपको दिखेगा। देखिए ऐसे, ये व्हाइट फास्फोरस है कि ब्लैक है? ब्लैक। ये इन्फिनाइट लेंथ का चेन फैलते जाएगा, क्या आया समझ में? तो वो मैंने दिखाया कि किस तरीके से होगा। क्या आपको मोर और लेस एलिमेंट आपके समझ में आया? किस तरीके से दिखेगा?
मेजर एलिमेंट्स तो मेटल है, तो मेटल का तो मेटालिक क्रिस्टल है, वहां कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। नॉन मेटल्स में मॉलिक्यूलर है, 3 नॉन मेटल्स हैं जो कोवेलेंट क्रिस्टल में। मेटल वाइड सारे कोवेलेंट क्रिस्टल ही हैं, कुछ कुछ मेटल वाइड हैं जो मॉलिक्यूलर में, जैसे बोरॉन, और एक आध है जैसे सेलेनियम है। तो अभी ध्यान उतना नहीं देना। रफली हमने आपको इस लेक्चर में इस तरीके से बॉन्डिंग एलिमेंट्स में सिखाया, किस तरीके से एटम्स बॉन्डिंग में एलिमेंट में बॉन्डेड। क्या इसको अच्छे से सभी लोग सीखे? हाथ उठाइए, कितने लोग को समझ में आया ये? अगली लेक्चर में हम लोग यहां पे बैठ के क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, और हर वर्ड में जहां पे जिनको जो दिक्कत होगी, स्टेट बोर्ड वाले लोग होंगे, उनको हिंदी और सेंटेंस इलेबोरेट किया जाएगा। इस बीच में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप देख के आएंगे, या पीडीएफ नहीं दूंगा, आप वीडियो देख के आए। पीडीएफ देखेंगे तो फिर वीडियो आप छोड़ दें। बोलिए छोड़। क्या पढ़े थे 8th क्लास में? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कोई सब्सटेंस रहता है तो कोयला बन जाता है। ये भैया कौन पढ़ाए थे? अगर उस सब्सटेंस में कार्बन नहीं रहेगा तब भी कोयला बन जाएगा। हाँ, कोई सब्सटेंस कैसे बन जाएगा कोयला? बैठिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ाते हैं यहां से। थैंक यू, गुड नाइट।